Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about bills for delimitation and women reservation. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. थोड़ा बैकग्राउंड पहले समझते हैं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. देखिए, 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के मदद से विमेन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है. 1/3 सीटें अब रिजर्व की जाएंगी विमेन के लिए इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इसके लिए जो कानून लाया गया उस कानून का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत थी और इसके लिए संविधान में 106th अमेंडमेंट किया गया. बट अमेंडमेंट हो चुका है, कानून पास हो चुका है, इसके बावजूद भी अभी विमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है. जैसे आज ही असम की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अभी विमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व अभी नहीं है. ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि इस कानून में ही साफ साफ लिखा गया है कि विमेन रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल आफ्टर नेक्स्ट सेंसस एंड सब्सिक्वेंट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज. तो कानून पास हो गया है, लेकिन राइट अवे इंप्लीमेंट करने के बजाय इंतजार करना होगा जब अगला सेंसस होगा. उसके बाद उस सेंसस के हिसाब से फिर डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी और डीलिमिटेशन कमीशन फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी. साथ ही साथ नंबर ऑफ सीटें भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज होगी बाय डिलिमिटेशन कमीशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और उसके बाद ये विमेन रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा. ऐसा इस कानून में लिखा गया है. इस प्रोविजन को लेकर के फिर सरकार का बहुत सारा क्रिटिसिज्म होने लगा कि इफ गवर्नमेंट इज एक्चुअली सीरियस अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट, तो उनको ये जो कानून है उसको राइट अवे इंप्लीमेंट करना चाहिए. वाई अननेसेसरीली डिले कर रहे हैं? तो इस कारण से कानून तो पास हो गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन वो डिले हो रहा था क्योंकि उसमें प्रोविजन था कि सेंसस के बाद फिर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा. इस कारण से जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो अब उस क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राइट अवे इंप्लीमेंट करेंगे. और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, फिर उसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पास किया जाएगा. और इस नए बिल्स में बेसिकली ये जो प्रोविजन है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर विमेन in legislative assembly and Lok Sabha will be implemented after next census and subsequent delimitation exercise. इस प्रोविजन को हटाया जाएगा और राइट अवे इंप्लीमेंट किया जाएगा विमेन रिजर्वेशन. तो बेसिकली द की प्रपोजल इन दीज अमेंडमेंट बिल्स, अभी तो ये अमेंडमेंट बिल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, फिर पार्लियामेंट में रखा जाएगा, लेकिन इस कैबिनेट अमेंडमेंट बिल्स में सबसे पहले तो बात की गई है कि विमेन रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर 2011 सेंसस. जो सेंसस ऑलरेडी हो चुका है उसी सेंसस के बेसिस पे विमेन रिजर्वेशन को एप्लीकेबल किया जाए, ना कि अगले सेंसस का इंतजार किया जाए. दूसरा, इंक्रीज इन द सीट्स. लोकसभा की सीटें 50% इंक्रीज की जाएंगी, 543 से बढ़ाकर के 816 कर दी जाएंगी. इससे फायदा ये होगा कि एडिशनल जो 273 सीटें आई, ये 273 सीटें विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी. तो जो पहले से अनरिजर्व्ड या ओपन सीटें थीं, अभी तक तो सारी सीटें ओपन ही थीं, तो 543 सीटें जो हैं वो एज इट इज अभी भी वैसे की वैसी रहेंगी जो पहले जैसे हुआ करती थी. SC ST रिजर्वेशन जो था वो तो है ही. पॉइंट ये है कि 543 के बजाय अब 816 सीटें कर दी जाएंगी. इससे क्या होगा कि लगभग 1/3 सीटें और ज़्यादा हो जाएंगी. पहले के मुकाबले 50% ज़्यादा हो गई. 543 का 273 और इसमें ऐड कर दिया, नंबर ऑफ सीटें हो गई 816. तो इससे क्या होगा कि 273 सीटें विमेन के लिए रिजर्व की जा सकेंगी और विमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व भी हो गई, प्लस पहले से जितनी सीटें ओपन कैटेगरी में थीं वो एज इट इज अवेलेबल भी रहेंगी. So increase in the seats in Lok Sabha will be done.
Likewise, increase in the seats in legislative assemblies also will be done. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो 50% बढ़ाई जाएंगी और इस कारण से विमेन के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। ये प्रॉपर सीसेट का क्वेश्चन बन रहा है। 543 का 50% बढ़ाया तो टोटल हो गया 816। 543 का 50% बढ़ाया तो सीटें हो गई 816। 816 का 33% यानी कि 273 के आसपास जो है वो सीटें विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। तो पहले से जितनी सीटें थी एज इट इज वो रह जाएंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिमिलरली लाइकवाइज चेंजेस विल बी डन इन द सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी सीटें जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 400 के आसपास हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज 403 है। उसको बढ़ा करके उसमें 50% इंक्रीज किया जाएगा तो नई नंबर ऑफ सीटें हो जाएंगी 600। उसमें से 200 सीटें जो हैं वीमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो 50% बढ़ाया जाएगा और फिर ओवरऑल का 1/3 33% विमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। रीजन बीइंग, संविधान में लिखा हुआ है साफ साफ कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीटें हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नाउ दिस प्रोविजन नीड्स टू बी अमेंडेड। इसके लिए आर्टिकल 81 जो लोकसभा के स्ट्रेंथ से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 170 जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, उन दोनों को अमेंड करना होगा। तो पॉइंट बस इतना है कि नया अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है जिसके मदद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राइट अवे इंप्लीमेंट किया जाएगा रादर देन वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेंसस एंड सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन कमीशन। 2011 के सेंसस के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन कर दी जाएगी, सीटें बढ़ाई जाएंगी 50% इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके लिए संविधान में आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 170 को अमेंड करना होगा। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली is a structural transformation of India's representative democracy, but discuss possible obstacles in its implementation. तो briefly 106th Amendment Act के बारे में बता दीजिए, बताइए कि ये क्यों लाया गया है जेंडर इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। बट चैलेंजेस क्या होंगे जब डिलिमिटेशन किया जाएगा? तो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हायर फर्टिलिटी रेट विथ रिस्पेक्ट टू साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में सीटें ज़्यादा चली जाएंगी इन लोकसभा, उसको लेकर के फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड और बढ़ सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर को और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है या यूनिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। डेटा का इशू है, 2011 के सेंसस के बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो 2011 के बाद से अभी देश काफ़ी बदल चुका है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन पैटर्न एंड रोटेशन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वीमेन। अब वीमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको हमेशा के लिए नहीं दे दिया जाएगा कि गुवाहाटी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये विमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया, जैसे जालूकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। हमेशा ऐसा परमानेंट कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो रोटेशन करने की जरूरत पड़ती है। अब रोटेशन कितना फ्रिक्वेंटली करें वो भी एक कंसर्न होगा। हर एक इलेक्शन में हम रोटेशन अगर कर दें कि इस बार जालूकबारी था अगले बार कोई और होगा, तो फिर क्या है कि एक बार एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विमेन जीत के आएंगी, नेक्स्ट टाइम वो नहीं जीत पाएंगी। तो इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म रिप्रेजेंटेशन हैम्पर होगा और अगर हम रोटेशन को डिले करें या ना करें तो उस केस में अनइक्वल एडवांटेजेस होंगे। तो ये सब कुछ मामले हैं जिस पे सोचना होगा कि विमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व करनी है तो उसका रोटेशन फॉर्मूला कैसा होगा, कितने टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व्ड हैं उनको रोटेट किया जाए। प्लस इम्प्लीकेशंस ऑफ पैट्रियार्की, जैसे पंचायत लेवल पे विमेन के लिए रिजर्वेशन है बट फिर भी उससे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ द सरपंच पति फिनोमिना। ऐसा कई फिनोमिना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में रिजर्वेशन के बावजूद भी देखने को ना मिले, वो भी एक कंसर्न है। तो वो भी एक इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज होगा, विमेन के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी ताकि जब एक बार वो इलेक्ट हो जाए तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रादर देन डिपेंडिंग ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो ये सब बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक
इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड इस साल प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, यूपीएससी एज वेल एज जेपीएससी दोनों में ही। देखिए, आईरीना एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईरीना। इसकी रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026। हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो 2026 वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज कंसर्न, एंड इंडिया हैज नाउ सरपास्ड ब्राजील। पहले भारत चौथे नंबर पे था, लेकिन अब ब्राजील को सरपास करके भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। तो नाउ इंडिया इज बिहाइंड चाइना एंड यूएस ओनली। सबसे आगे चाइना है रिन्यूएबल एनर्जी में, और वो बहुत ज़्यादा आगे है। दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत। भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो लगभग 260 गीगावाट के आसपास है, चाइना की लगभग 460 गीगावाट के आसपास, यूएसए की 460 गीगावाट के आसपास, और चाइना की है 2260 गीगावाट। जो चाइना सबसे आगे है रिन्यूएबल एनर्जी में, फिर अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत। भारत ने रिसेंटली ब्राजील को सरपास किया है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दो इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो ध्यान से देखिएगा। पहला, 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। तो भारत सरकार ने अपने आईएनडीसी में फॉर पेरिस एग्रीमेंट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हर एक देश को अनाउंस करना होता है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, दैट इज देयर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। उसमें भारत ने अपनी 5 प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी, जिसको कहा गया है पंचामृत। उन 5 प्रिंसिपल स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया विल अचीव 50% ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 50% इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग नॉन फॉसिल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दैट वाज द टारगेट, one of the 5 targets given by India under its INDC या पंचामृत इन पेरिस एग्रीमेंट। भारत ने ये जो 50% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, कमिट तो किया था कि 2030 तक हासिल करेंगे इसको, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2025 में ही हासिल कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फॉसिल सोर्सेज। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को कि नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन फॉसिल सोर्सेज में रिन्यूएबल एनर्जीज तो आते ही हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर भी आता है। तो अगर भारत के अंदर ब्रेकअप करके देखा जाए नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 274 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 8.7 गीगावाट। तो टोटल ये जो डेटा आप देख रहे हैं 250 गीगावाट, ये दिसंबर 2025 का डाटा है। और रिसेंटली भारत सरकार ने डेटा रिलीज किया है ओवरऑल नॉन फॉसिल सोर्सेज से जो हमारे यहाँ पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो उसके हिसाब से 282 गीगावाट हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। उसमें से 274 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म में है, एंड 8.7 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में है। रिन्यूएबल एनर्जी का भी ब्रेकअप देख लेते हैं। 274 में से 150 गीगावाट के आसपास सोलर पावर, 56 गीगावाट विंड पावर, देन 11 गीगावाट बायो एनर्जी, 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो एंड 51 गीगावाट लार्ज हाइड्रो। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाय आरबीआई, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हम लोग क्लास में तो डिस्कस करते ही हैं ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में अमेंडमेंट करके 2016 से एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्ड कमेटी जो मिल करके मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। 6 मेंबर में से 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एंड एक आरबीआई के ऑफिसर होते हैं, और बाकी 3 मेंबर जो होते हैं वो भारत सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर 4 इयर्स टर्म। और ये 6 मेंबर्स मिलकर के फैसला करते हैं
मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते हैं और जो भी फैसला होता है वो वोटिंग के बेसिस पे होता है। बट अगर टाई हो गया तो उस केस में आरबीआई गवर्नर हैज कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इकोनॉमी की फाउंडेशन क्लास में देखते हैं। अगर हम बात करें इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर खुद होते हैं। होता क्या था, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाज सोलली या अलोन डन बाय आरबीआई गवर्नर। लेकिन 2016 के बाद से 6 मेंबर्स की जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बात याद रखिएगा कि कोरम फॉर फंक्शनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज 4 मेंबर्स। 6 में से कम 4 मेंबर्स तो चाहिए ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। करेंटली अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से, उसमें आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब हैं, और 3 मेंबर्स भारत सरकार की तरफ से हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है भारत सरकार द्वारा फॉर 4 इयर्स टर्म। अब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई इन 2015 एंड इट इज बीइंग एप्लीकेबल सिंस 2016। इसके अंतर्गत फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट करने की बात की गई है। मतलब आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि आरबीआई मस्ट कीप सीपीआई इन्फ्लेशन एट रेंज एट 4% एंड अ टॉलरेंस ऑफ ±2% इज अलाउड। मतलब आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इस तरीके से करना है और फिर मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को इस तरीके से एडजस्ट करने हैं कि इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 2% से 6% के बीच में ही रहे। दैट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ आरबीआई। एंड इफ आरबीआई फेल्स टू अचीव दिस टारगेट फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर या 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स, दोनों एक ही बात है। अगर आरबीआई is not able to keep the inflation, CPI inflation in this desired range for 9 consecutive months, then it will be considered as failure of RBI, and RBI will have to submit a report to the government of India explaining the reason behind its failure and what corrective action RBI is taking in order to bring inflation in the desired range. ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसमें आरबीआई को ये लक्ष्य दिया गया है कि आपको इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच में रखना है। Earlier it was for 5 years from 2016 to 2021. Again it has been extended for 5 years from 2021 to 2026. Both this monetary policy committee and the concept of monetary policy framework agreement has been given statutory backing by bringing amendment in RBI Act of 1934. The amendment was brought in 2016. तो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 की मदद से आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया और उसमें दोनों प्रोविजंस, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, द 6 मेंबर्स कमिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इनको मेंशन कर दिया गया। तो ये दोनों टॉपिक तो आई जस्ट होप कि एक रिवीजन है आप सबके लिए जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से फाउंडेशन क्लास अटेंड कर चुके हैं, उनके लिए रिवीजन है। बाकी स्टूडेंट्स को वेट करना होगा, इकोनॉमिक्स से फाउंडेशन क्लास में मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, देन इट विल बी वेरी क्लियर। अदर्स आई जस्ट होप आपको पूरी बात समझ आ रही है, यू आर एबल टू रिवाइज थिंग्स दैट हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। अब जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसकी बाई मंथली मीटिंग होती है, हर 2 महीने में उसकी मीटिंग होती है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 महीने में बैठती है और फिर मॉनेटरी पॉलिसीज का रिव्यू करती है और उसमें इफ नेसेसरी चेंजेस लाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, ताकि उसका जो टारगेट है ऑफ कीपिंग इन्फ्लेशन इन द डिजायर्ड रेंज वो पूरा हो सके। तो रिसेंटली अप्रैल महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है अप्रैल 2026 में। इसके पहले फरवरी में हुआ था, उसके पहले दिसंबर में हुआ था। तो ऐसे ही होता है, आरबीआई की जो साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है अप्रैल के बाद, अब जून में होगा, जून के बाद फिर अगस्त में होगा। तो इस तरीके से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई है रिसेंटली इन अप्रैल 2026। वहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे। सो नाउ रेपो रेट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी रेट या मॉनेटरी पॉलिसी टूल, हैज बीन केप्ट अनऑल्टर्ड टू 5.25%। कोई भी बदलाव ना करने के पीछे का कारण ये है कि अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है। तो अभी रेपो रेट को बढ़ाना या घटाना दोनों ही समझदारी वाली बात नहीं है। रेपो रेट बढ़ाने से ग्रोथ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, रेपो रेट घटाने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो आरबीआई हैज सेड दैट देयर इज ग्लोबल रिस्क मेनली बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट।
एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन की संभावना है, ऑयल प्राइसेस और वोलेटाइल हो सकते हैं। इस कारण से अभी स्टेटस को मेंटेन किया आरबीआई ने, रेपो रेट को ना ही बढ़ाया है ना ही घटाया है। जीडीपी फॉरकास्ट थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अब नाउ एज पर आरबीआई जीडीपी ग्रोथ is going to be 6.9% in the ongoing financial year. इसके पीछे कारण बताया गया एक्सटर्नल शॉक मेनली बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट एंड टैरिफ्स, फ्रीक्वेंट टैरिफ्स बीइंग इम्पोज्ड बाय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्फ्लेशन रिस्क भी है। इन्फ्लेशन इज नाउ, सीपीआई इन्फ्लेशन इज ऑन द हाइयर साइड, वो 4.5 के आसपास बढ़ सकता है एज पर आरबीआई। और उसके पीछे का कारण है राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन रीजन वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट, फूड प्राइसेस का बढ़ना, वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस, उस कारण से फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं मेनली। तो इन सब कारणों से चूंकि अभी थोड़ा डिसरप्शन का माहौल है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, इस कारण से आरबीआई हैज केप्ट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड इन द रिसेंटली कंडक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया विड्रॉज इट्स बिड टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 33 ऑफ यूएनएफसीसीसी। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, जिसमें यूएनएफसीसीसी के जो सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में यूनाइट होते हैं और इंपॉर्टेंट मुद्दों पे विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, उस पर फैसला करते हैं। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 कराई गई थी इन दुबई 2023, साल 2023 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 हुई दुबई में, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया इज कीन ऑन होस्टिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 33। भारत 5 साल बाद यानी कि 2028 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होस्ट करना चाहेगा, ऐसा उन्होंने बिड अनाउंस किया था। अब करंट न्यूज ये है कि भारत ने ये जो अपना बिड है या प्रपोजल है टू होस्ट 33rd एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूएनएफसीसी, उसको विड्रॉ कर लिया है। इंडिया हैज विड्रॉन। अब क्यों विड्रॉ किया, इसको लेकर के डिटेल हो सकता है आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखने को मिले, लेकिन पॉइंट ये है कि नाउ इंडिया इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन होस्टिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 33 ऑफ यूएनएफसीसीसी विच विल बी हेल्ड इन 2028। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 जो रिसेंटली हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 है ऑफ यूएनएफसीसीसी, वो हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025, दैट वाज इन ब्राजील। इस साल का 2026 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दैट विल बी सीओपी नंबर 31 विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 32 दैट विल बी हेल्ड इन 2027 विल बी हेल्ड इन इथियोपिया। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, वो अलग अलग देशों में होती हैं। वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश होस्ट करेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? उसके लिए पूरे दुनिया के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, उसमें यूएस एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आ जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप, रसिया वगैरह आ गए। लैटिन अमेरिका, सदर्न अमेरिका, मेक्सिको वगैरह आ गए इसमें। और अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक। भारत एशिया पैसिफिक रीजन में पड़ता है। तो रोटेशन बेसिस पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की होस्ट कंट्री डिसाइड होती है। एक बार अगर एशिया पैसिफिक कंट्री को मिला तो दूसरी बार फिर अफ्रीका को मिलेगा, फिर लैटिन अमेरिका, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो देखिए, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 हुई ब्राजील में, वो अफ्रीका को बिलोंग किया। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 होगी इन टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, जो वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स को बिलोंग करेगा। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 32 अगेन फिर इथियोपिया में होगा, तो दैट विल गो टू अफ्रीका। तो पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 जो ब्राजील में हुई वो साउथ अमेरिका को या लैटिन अमेरिकन ग्रुप को बिलोंग किया। मैंने गलती से शायद से पहले अफ्रीका बोल दिया था ब्राजील को, अपोलोजाइज फॉर दैट। ब्राजील लैटिन अमेरिका में आएगा, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया और टर्की इसको होस्ट करेंगे, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। और फिर अफ्रीका में होगा, इथियोपिया होस्ट करेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 32 दैट विल बी हेल्ड इन 2027। इसके बाद अब एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बारी थी, उसमें भारत ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था, लेकिन अभी भारत ने अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
ECI नेट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। GSTN नेटवर्क से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट सही है। GSTN नेटवर्क गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। GSTN नेटवर्क जो है वो सिर्फ डिजिटल बैकिंग देता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST कॉन्सेप्ट, वो खुद ही टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मिशन मित्र तो सीधा सीधा जवाब होगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग फॉर एस्ट्रोनॉट्स अंडर गगनयान। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।